Assalamualaikum to all. Welcome back to the Concrete Technology class. तो आज हमने लेक्चर 3 हमने स्टार्ट करना है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कवर किए हैं, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के लिए हमने टोटल 4 वीडियोस बनाया है। लेक्चर 1 के लिए भी हमने 2 वीडियोस बनाया है और लेक्चर 2 के लिए भी हमने 2 वीडियोस बनाए हैं। आप वो वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल दी नॉलेज से आप देख सकते हैं। आप वहाँ पे जो है ना जाके उसको वॉच कर सकते हैं। तो आज हमने लेक्चर 3 स्टार्ट करना है। लेक्चर 3 में हमने क्या पढ़ना है, हमने एग्रीगेट के बारे में पढ़ना है। आपके सामने टॉपिक है एग्रीगेट है, इसके टाइप्स है, इसके अलावा इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एग्रीगेट है। तो ये आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉपर्टीज़ है। काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ मैंने आपके सामने रखे हैं ताकि आप लोगों को किसी भी प्रॉपर्टीज़ में कन्फ्यूजन ना हो। ये सारे के सारे जो है ना प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कराऊँगा। इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ है, तो सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ और ये जो एग्रीगेट का जो टॉपिक है ये एक ही वीडियो में जो है ना रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तो इसलिए इसके लिए भी हमने 2 डिफरेंट जो है ना वीडियोज़ बनानी है। ठीक है, तो आज जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर 3 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेक्चर 3 में जितनी भी चीज़ें हैं हम कोशिश करेंगे जो इस मतलब एग्रीगेट है और इसकी जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ है वो हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ज़रा देख ले, एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा आगे आ रहा है उस टाइम भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि यहाँ पे कुछ एग्रीगेट क्लासिफिकेशन के कुछ शेप्स है, क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द शेप्स। तो ये एक अलग टॉपिक है। लेक्चर 3 में मैंने तो स्लाइड में रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसी वीडियो में इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा क्योंकि लिंक जो है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, एक ही सीरीज़ में हमने जाना है। तो एग्रीगेट से हम स्टार्ट लेते हैं। इसके बाद जो है ना हम इसके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आएंगे। तो सिर्फ़ और सिर्फ हमने प्रॉपर्टीज़ को ही डिफ़ाइन करना है। बाकी इसके शेप्स वगैरह, इसकी क्लासिफिकेशन वगैरह को हमने इसी ही वीडियो में रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, तो इसके लिए ये भी हमने छोड़ना नहीं है। ये भी जो है ना मैं खुद कराऊंगा। ये नेक्स्ट वीडियो में जो है ना जो है ना जब कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे तो उसमें ये टॉपिक भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन आपने ये नहीं सोचना है कि ये रह गया, ये नहीं रहेगा, ये मैंने एक्सप्लेन कराना है। लेकिन ये है कि इसी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हमने एग्रीगेट और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसी में भी जो है ना हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करनी है, एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे इंशाल्लाह उसमें हमने ये टॉपिक भी कवर करना है जो हमारा ये टॉपिक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टॉपिक्स उसको भी हमने उसमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेट क्या है हमारे साथ। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यही है एग्रीगेट। लेक्चर 3 है एग्रीगेट के बारे में। देखिए, एग्रीगेट इज ए ग्रेन्युलर एंड इनर्ट मटेरियल। एक तो ग्रेन्युलर है, ग्रेन दानेदार होते हैं। ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। इनर्ट मटेरियल होते हैं। इनर्ट मीन्स वो मटेरियल जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, जो रिएक्शन नहीं करते किसी मतलब पानी के साथ, किसी और जो है ना ऑब्जेक्ट के साथ, एग्रीगेट के साथ या एग्रीगेट का सीमेंट के साथ या एग्रीगेट का वाटर के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ऐसे मटेरियल को हम इनर्ट मटेरियल कहते हैं। ठीक है, दे आर मिक्स्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन विद द बाइंडिंग मटेरियल टू प्रोड्यूस कंक्रीट। जो बाइंडिंग मटेरियल है, बाइंडिंग मटेरियल क्या है हमारे साथ कंक्रीट में, हमारे साथ बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट ही होता है। ठीक है, अगर लाइम कंक्रीट की बात की जाए तो उसमें बाइंडिंग मटेरियल लाइम ही होता है। तो इसमें एक फिक्स प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, हम एग्रीगेट को डालते हैं। ठीक है, सच सैंड है, ग्रेवल है, क्रस्टोन है, ये सारे के सारे हमारे साथ एग्रीगेट ही में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें, एग्रीगेट अकाउंट्स फॉर 60 to 75% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ये लेक्चर फर्स्ट में मैंने बात कही थी कि क्या प्रोपोर्शनलिटी होती है, कितने अमाउंट में, कितने परसेंटेज में हम जो है ना एग्रीगेट को मिलाते हैं, हम सीमेंट को मिलाते हैं, हम वाटर को मिलाते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट का जो परसेंटेज होता है 60 to 75% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट होता है। ठीक है, इसके अलावा दे आर डिवाइड इनटू 2 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। 2 मेन कैटेगरी में इसको हम डिवाइड करते हैं। और वो क्या हमारे साथ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है फाइन एग्रीगेट, सेकेंड है हमारे साथ कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, फाइन एग्रीगेट है एंड कोर्स एग्रीगेट है। तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द फाइन एग्रीगेट एंड व्हाट इज द कोर्स एग्रीगेट।
कौन से जो है ना ऐसे मटेरियल है हमारे साथ जिसको हम कह सकते हैं कि ये फाइन एग्रीगेट है, कौन से ऐसे मटेरियल है हमारे साथ जो हम कहते हैं कि ये हमारे साथ कोर्स एग्रीगेट है। इसमें हम फ़र्क किस तरह करेंगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा, मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। फाइन एग्रीगेट क्या है हमारे साथ, द एग्रीगेट और मटेरियल दैट कैन पास थ्रू 4.75 mm CU और 4 नंबर CU, ओके, and predominantly retain on 75 micrometer or 0.075 mm or 200 CU is called fine aggregate। ठीक है, देखिए ज़रा फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट में मेन फ़र्क किस चीज़ का है। सिंपल, आपसे कोई भी क्वेश्चन करे तो आप ये उनको बता सकते हैं, आप उनको कन्विंस कर सकते हैं, आप जान छुड़ा सकते हैं कि फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट में फ़र्क ये है। आप उनको ये बता दें कि वो मटेरियल जो 4 नंबर CU से पास हो सके उसको हम फाइन एग्रीगेट कहते हैं, और वो मटेरियल जो 4 नंबर CU के ऊपर रिटेन हो जाए, रह जाए, पास न हो सके, उसको हम कोर्स एग्रीगेट कहते हैं। सिंपल डिफिनेशन आप ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंक्रीट टेक्नोलॉजी में इसका एक कंप्लीट डिफिनीशन है, एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, और वो क्या है हमारे साथ मुख्तलिफ, अभी मैं एग्जांपल में बताऊंगा कि ये सारे के सारे मटेरियल को हम फाइन एग्रीगेट कहते हैं, क्योंकि फाइन मटेरियल होते हैं, बहुत ही स्मॉल मटेरियल होते हैं, हम फाइन एग्रीगेट हम कहते हैं। लेकिन जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी रिकमेंड करता है कि इसको हमने कंक्रीट में यूज़ करना है, तो वो कौन से होते हैं, वो हमें डिफिनीशन से मिलते हैं वो मटेरियल, कि वो एग्रीगेट जो 4 नंबर CU से पास हो सके, मतलब वो मटेरियल जो 4 नंबर CU से पास हो जाते हैं और 200 नंबर CU के ऊपर रिटेन हो जाते हैं, तो इनके बीच में जो भी मटेरियल आता है उसको हम क्या कहते हैं, फाइन एग्रीगेट कहते हैं, ठीक है। और वो कौन से, देखिए ज़रा, सैंड है हमारे साथ, सिल्ट है, क्ले है, एक्सेट्रा, ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे साथ क्या है, ये फाइन एग्रीगेट है, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट क्या आएगा, द डिफरेंट साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट के मुख्तलिफ साइज़ आपके सामने है, टेबल में मैंने मेंशन किया हुआ है। देखो यहाँ पे सैंड है, सैंड मुख्तलिफ हो सकते हैं, कोर्स हो सकता है, मीडियम हो सकता है, फाइन हो सकता है, तो ये बेस्ड करता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। ये जो डिफरेंट टाइप्स है ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। कोर्स सैंड का इतना साइज़ होता है 2 mm से लेकर 0.5 mm तक, मीडियम सैंड का इतना साइज़ होता है इसके पार्टिकल का 0.5 mm से लेकर 0.25 mm तक, फाइन सैंड का इतना होता है, सिल्ट का इतना होता है, क्ले का इतना होता है। तो ये सारे के सारे क्या हमारे साथ फाइन एग्रीगेट है, ठीक है। ये फाइन एग्रीगेट के कैटेगरीज में आते हैं, समझ में आ रहा है। इसके अलावा ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट साइज किस चीज़ का होता है फाइन एग्रीगेट में, वो हमारे साथ क्ले मटेरियल का होता है। क्ले मटेरियल सबसे स्मॉलेस्ट साइज इसके मतलब मटेरियल का होता है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट फाइन एग्रीगेट है हमारे साथ। इसके अलावा ज़रा देखिए कोर्स एग्रीगेट क्या है, तो वो डिफिनेशन तो मैंने बता दिया। 4 नंबर CU को आपने जहन में बैठाना है कि मटेरियल 4 नंबर CU से अगर पास होते हैं तो फाइन है, अगर इसके ऊपर रिटेन होते हैं कि तो क्या एक कोर्स है। लेकिन एक प्रॉपर डिफिनीशन यहाँ पे होनी चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए कि इससे ऊपर जो है ना एग्रीगेट को हम मतलब कंक्रीट में हम एज ए कोर्स यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। या इससे नीचे जो अगर है तो फिर हम एज ए कोर्स एग्रीगेट इसको कंसिडर नहीं करते। तो देखिए ज़रा यहाँ पे ओवरऑल मैंने कंप्लीट यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब फाइन ग्रेवल, मीडियम ग्रेवल, कोर्स ग्रेवल के ये 3 डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। ये टेबल आप देख सकते हैं। तो इसके मुख्तलिफ साइज़, ये 4 mm to 8 mm, 8 mm to 16 mm, 16 दिस वन, कोबल्स है हमारे साथ, बोल्डर्स है। तो ये भी हमारे साथ क्या है, ये कोर्स एग्रीगेट है हमारे साथ, ठीक है। लेकिन जो हम कंक्रीट में यूज़ करते हैं, जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का एक अपना एक स्टैंडर्ड है, वो जो रिकमेंड कर रहा है, वो कौन से मटेरियल को रिकमेंड कर रहा है कि वो मटेरियल जिसका साइज़ क्या हमारे साथ मतलब 3 इंच और पार्टिकल पासिंग ए 3 इंच सीव, जो 3 इंच सीव से पास होता है, इट्स मीन्स कि उसका साइज़ 3 इंच से कम होगा, 75 mm से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ऐसे मटेरियल को फिर हम रिकमेंड करते हैं कंक्रीट में। एंड रिटेन ऑन 4 नंबर सी, और 4 नंबर सी के ऊपर रिटेन होना चाहिए। अगर रिटेन नहीं हुआ
इट्स मीन्स कि ये फाइन है, बहुत ही स्मॉल मटेरियल है। अगर इसके ऊपर रिटेन हुआ और इससे ऊपर जो हमारे साथ एक्सी होता है 3 NC इससे पास हो गया, तो फिर हम कहते हैं कि ये मटेरियल हमारे साथ किस कैटेगरी में आते हैं, ये कोर्स एग्रीगेट की कैटेगरी में आते हैं। ओके, अच्छा, इसके बाद है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एग्रीगेट। तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ एग्रीगेट, चूँकि हम इंजीनियरिंग जो है हम टेक्नोलॉजी, हम कंस्ट्रक्शन, हम इसी चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, तो इसे कुछ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ है जो हम पढ़ते हैं। एग्रीगेट आर यूज्ड इन कंक्रीट टू प्रोवाइड इकोनॉमी इन द कॉस्ट ऑफ कंक्रीट। सबसे पहले इसका बड़ा फ़ायदा क्या है, एग्रीगेट बहुत ही सस्ता पड़ता है। एग्रीगेट हम यूज़ करते हैं, हमारा कंक्रीट बहुत ही ह्यूज कंक्रीट बनता है, बहुत ही वॉल्यूम जो है ना एग्रीगेट ही घेर कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। तो फिर क्या होता है, हमारा कंक्रीट ओवरऑल इकोनॉमी बन जाता है। इसके अलावा एग्रीगेट एक्ट एज अ फिलर एंड गिव स्ट्रेंथ टू द कंक्रीट। तो हमारे साथ ऐसे एग्रीगेट भी है, जिस तरह के फाइन एग्रीगेट जिसको अगर हम यूज़ करें तो एज ए फिलर वो काम करते हैं। जो वाइड्स होते हैं कंक्रीट के अंदर वो फिल हो जाते हैं और कंक्रीट को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो जाता है। इसके अलावा दे डू नॉट रिएक्ट विद सीमेंट एंड वाटर। इसकी एक बड़ी प्रॉपर्टी ये है एग्रीगेट की कि ये इनर्ट मटेरियल है, बिकॉज इट इज़ एन इनर्ट मटेरियल, क्योंकि ये पर रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। but there are properties are characteristics of aggregate which influence the property of resulting concrete mix। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ है एग्रीगेट में कि इसकी वजह से हमारे साथ जो कंक्रीट मिक्स होता है, जो कंक्रीट होता है, जो कंक्रीट हम तैयार करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर वो अंदाज होते हैं। ठीक है, तो एज अ सिविल इंजीनियर ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एग्रीगेट हम यूज़ कर सकते हैं, एग्रीगेट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसका शेप और साइज़ क्या होना चाहिए, इसका सरफेस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होनी चाहिए। तो ये डिफरेंट आप लोगों के सामने लिखे हुए जो है ना आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। इस सब के बारे में आपको इल्म होना चाहिए अगर आप जो है ना एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर आप जो है ना एक अच्छा नॉलेज गेन करना चाहते हैं मटेरियल के हवाले से, तो you should know about all these engineering properties of the aggregate। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे साथ कंपोजिशन के ऊपर आते हैं। कंपोजिशन कहते हैं बनावट को, कि एग्रीगेट जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अपनी जो है ना एक कंपोजिशन होती है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिलते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, इसी तरह जो है ना उनसे चीज़ें बनती हैं, मटेरियल बनते हैं। तो इसी तरह एग्रीगेट की भी अपनी एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होती है। तो एग्रीगेट को आपने टेस्ट करना है सबसे पहले कि इसकी कंपोजिशन क्या है, और कि ये जो है ना मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, ये आपने टेस्ट करना है बिफोर यूज़। ओके, यूज़ करने से पहले आपने एग्रीगेट का टेस्ट करना है कि ये जो है इनर्ट है या नहीं है। अगर इनर्ट नहीं है तो आपने यूज़ नहीं करना है। अगर इनर्ट है, ये मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ आपने इसको चेक करना है, अगर इसका रिएक्शन नहीं होता है उनके साथ, इट्स मीन्स कि यह ठीक है, हमारे साथ इनर्ट मटेरियल है, आप इसको यूज़ करें। ओके, क्योंकि देखो बट समटाइम एग्रीगेट consisting of materials that can react with alkalis in cement and cause excessive expansion, cracking and deterioration of concrete mix should never be used। ऐसे एग्रीगेट को कभी यूज़ नहीं करना है जो इनर्ट ना हो, क्योंकि फिर ये जो सीमेंट में अल्कलीज वगैरह होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के, आप लोगों ने वो पढ़े हैं ऑक्साइड्स वगैरह, ये चीज़ें, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें होती है। अगर इसके साथ जो है ना ये कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं तो रिएक्शन कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक्सपेंशन होता है, कंक्रीट का वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्रैकिंग इसमें आते हैं, कंक्रीट हमारा ख़राब हो जाता है। तो ऐसे एग्रीगेट को आपने कभी यूज़ नहीं करना है। ओके, therefore it is required to test aggregate to know whether there is a presence of any constituent aggregate or not। सबसे पहले आपने इसकी कंपोजिशन को चेक करना है कि इसमें क्या क्या है। ऐसी चीज़ तो इसमें नहीं है कि उसका जो है ना कि हमारे सीमेंट के साथ उसका रिएक्शन हो सके, तो अगर उसका रिएक्शन के जो है ना इम्कानात हो तो आपने उसको यूज़ नहीं करना है। ओके, सेकेंड है हमारे साथ साइज एंड शेप। The size and shape of the aggregate particle greatly influence the quantity of cement required in concrete mix and hence ultimately economic of concrete। देखिए, साइज एंड शेप ये भी एक इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका भी जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारे कंक्रीट के ऊपर। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ग्रेटली इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। लाजमी बात है, साइज़ किस तरह है, शेप किस तरह है, तो उसके साथ जो है ना जो सीमेंट रिक्वायरमेंट्स है, वाटर रिक्वायरमेंट्स है, वो भी चेंज होता है। ठीक है,
और इसी के साथ साथ जो है ना, जब ये रिक्वायरमेंट्स चेंज होते हैं, अगर सीमेंट ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो हम रिकमेंड कर रहे हैं, जो साइज़ हम यूज़ कर रहे हैं, अगर उसके लिए सीमेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो हमारे साथ कंक्रीट इकोनॉमिकल नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमिकल कंक्रीट मिक्स एंड शुड लार्जेस्ट कोर्स एग्रीगेट फिजिबल फॉर द स्ट्रक्चर। अगर आप चाहते हैं कि हमारा कंक्रीट मिक्स जो है वो इकोनॉमिकल हो, तो जो पॉसिबल आपके साथ कोर्स एग्रीगेट है वो आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो हमने किस तरह डिसाइड करना है कि इतना साइज़ होना चाहिए हमारे कोर्स एग्रीगेट का, तो ये भी जो है ना हम अपनी तरफ से नहीं लेते, बल्कि कोड है वो हमें बता रहा है कि आपने इसी ही तरीके से अपना मैक्सिमम साइज़ ऑफ फॉर कोर्स एग्रीगेट चूज़ करना है। और वो क्या है, वो आपके सामने है, यहाँ पे लिखा हुआ है। IS 456 इंडियन स्टैंडर्ड है हमारे साथ, तो उसने मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट हमें रिकमेंड किया हुआ है। देखिए ज़रा यहाँ पे, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट शुड बी मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 सेंटेंस मैंने लिखे, यहाँ पे 1/4 ऑफ द मिनिमम डायमेंशन ऑफ द कंक्रीट मेंबर, ब्रैकेट मिल गया PCC, जो आम कंक्रीट होता है हमारे साथ, जिसमें सरिया हम यूज़ नहीं करते, ओके। 1/5 ऑफ द मिनिमम डायमेंशन ऑफ द reinforced कंक्रीट मेंबर, RCC, ओके। इसके अलावा द मिनिमम क्लियर स्पेसिंग बिटवीन reinforced बार आर 5 mm लेस देन द मिनिमम कवर बिटवीन द reinforced बार एंड फॉर्म्स। जो शटरिंग है, फॉर्म मीन्स जो शटरिंग हम लगाते हैं, ओके। तो ये 3 सेंटेंस है हमारे साथ। तो यह ये जो थर्ड सेंटेंस है ये कॉमन है, ये दोनों के लिए, दोनों पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो किस तरह आप कैलकुलेशन करेंगे अपना मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, आप किस तरह चूज करेंगे, किस तरह फाइंड करेंगे। देखिए, अगर आपका स्ट्रक्चर PCC है जिसमें आप सरिया यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, प्लेन कंक्रीट है अगर आपके साथ, तो इससे आप इसके मुताबिक इसी ही सेंटेंस में जो कुछ लिखे है, 1/4 ऑफ द मिनिमम डायमेंशन ऑफ कंक्रीट मेंबर, जो आपका जो कंक्रीट मेंबर होगा, जो भी होगा, बीम होगा, कॉलम होगा, स्लेब होगा, उसका जो मिनिमम डायमेंशन होगा, उसका जो है ना आप 1/4 आपने लेना है, ठीक है। तो आपने आपके साथ एक वैल्यू आएगी फर्स्ट। इसके अलावा आपने क्या करना है, द मिनिमम क्लियर स्पेसिंग बिटवीन रेनफोर्स बार, और इसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, ये थर्ड जो आपके साथ सेंटेंस है, द मिनिमम क्लियर स्पेसिंग बिटवीन रेनफोर्स बार, जो रेनफोर्स बार है इसमें जो स्पेसिंग होती है, मिनिमम स्पेसिंग, उसको आप चूज़ कर ले, या आपने जो रेनफोर्स बार है और जो शटरिंग है, मतलब आपके साथ जो कवर बनता है कंक्रीट कवर, उससे आप 5 mm माइनस कर ले, उससे जो वैल्यू आपके साथ आती है। तो इनमें से, इन 3 वैल्यूज़ में से एक ये है आपके साथ, ठीक है। इसके अलावा एक ये आपके साथ 2, और एक ये आपके साथ 3। तो इन 3 वैल्यू में से जो वैल्यू आपके साथ कम होगी, तो वो आपके साथ क्या होगा, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट होगा। शुड बी द मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से PCC के लिए अगर आपने कैलकुलेशन करना है कि मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट क्या होना चाहिए, तो इस हिसाब से एक वैल्यू आपके साथ आएगी। इसके अलावा इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सेकंड जो है ये आपके साथ RCC के लिए, ठीक है। इसके अलावा इस ये कैलकुलेशन आपने करना है, और ये थर्ड वाला आपने करना है, ठीक है। ये यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से जो वैल्यू कम आएगी वो आपके साथ मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट होगा। एक ये बात है, ये PCC के लिए। इसके अलावा RCC की तरफ आ जाए, RCC का जो भी मेंबर है, बीम है, स्लेब है, कॉलम है, वहाँ पे आपने कंक्रीट यूज़ करना है, तो कंक्रीट में अपने साइज़ ऑफ एग्रीगेट भी आपने चूज़ करना है, ठीक है, कि मैक्सिमम साइज़ ऑफ कोर्स एग्रीगेट क्या होना चाहिए। तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स है कि 1/5 ऑफ द मिनिमम डायमेंशन ऑफ द रिइंफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर, जो भी मेंबर है उसका मिनिमम जो डायमेंशन होगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 के साथ, एक वैल्यू आएगी। इसके अलावा ये थर्ड कॉमन है दोनों के लिए, तो इससे जो वैल्यू आपके साथ आएगी जो कम होगी इन तीनों में से, तो अब आपके साथ वो जो है ना क्या होगा, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट होगा। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है ना समझ आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ आया होगा। इसके अलावा नोट, ये जनरल मैंने लिखा हुआ है कि हम यूजुअली क्या करते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर कंक्रीट मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट रेंजेस अप टू 40 mm बट मोस्टली 20 mm आर यूज्ड।
ठीक है, तो ये आपके सामने सिंपल है। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पे देखिए एग्रीगेट क्लासिफिकेशन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मुख्तलिफ हमारे साथ शेप्स होते हैं जो प्रैक्टिकली भी आप इसको देख सकते हैं लेकिन ये जो है ना पेयर अलग वीडियो में इसको हमने एक्सप्लेन करना है। आप देख सकते हैं डिफरेंट आपके स्लाइड, आपको स्लाइड्स मैंने भेज दिए, आपके स्लाइड में भी ये चीज़ें होगी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हमने करना है। अभी थर्ड प्रॉपर्टी है, टू प्रॉपर्टीज़ हमने एक्सप्लेन कर लिए। थर्ड प्रॉपर्टी सरफेस टेक्सचर की है। ठीक है, सरफेस टेक्सचर का मतलब है ये है कि उसका सरफेस किस टाइप का है। ठीक है, देखिए देखिए द डेवलपमेंट ऑफ हॉट बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन एग्रीगेट पार्टिकल्स एंड सीमेंट पेस्ट depends upon the surface texture, surface roughness, surface porosity of the aggregate particle। जो हमारे साथ एग्रीगेट होता है, ठीक है, वो जिस तरह बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, वीक बॉन्ड बनाता है, वो डिपेंड करता है उसके सरफेस स्ट्रक्चर के ऊपर कि उसका सरफेस रफ है, स्मूथ है, पोरस है, नॉन पोरस है, किस टाइप का है। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे साथ इफ द सरफेस इज रफ है हमारे साथ एंड पोरस है, मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ डिवेलप्स, बहुत ही अच्छा जो है ना स्ट्रेंथ जो है ना बॉन्ड स्ट्रेंथ डिवेलप हो जाएगा। वो क्योंकि अगर सरफेस रफ है तो रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होगा पार्टिकल के बीच में। हमारा जो है ना चीज़, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब नहीं होगा इजीली। इसके अलावा अगर पोरस है तो इसमें जो है ना सीमेंट पेस्ट जाएगा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा, तो इसलिए उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ही मजबूत होगा। इन पोरस सरफेस स्ट्रक्चर द बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज ड्यू टू सेटिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट इन द पोर्स। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इनके पोर्स के अंदर सीमेंट पेस्ट चला जाता है, सेट हो जाता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ही मजबूत हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये फोर्थ है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी का वाटर की डेंसिटी के साथ कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। सिंपल है। तो यहाँ पे चूंकि हमारे साथ एग्रीगेट की बात हो रही है, तो एग्रीगेट के लिए हम यही चीज़ लेते हैं, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द एग्रीगेट टू द वेट ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज नो एज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एग्रीगेट। वही बात है यहाँ पे सिर्फ एग्रीगेट को हमने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ मीन टू डिसाइड द सुटेबिलिटी ऑफ द एग्रीगेट। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम क्यों पढ़ते हैं कि इस एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, इसको यूज़ करे, इसको यूज़ ना करे, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ठीक है, ये गलत है, ये कम है, ये ज़्यादा है, ये हम क्यों पढ़ते हैं? ये सुटेबिलिटी ऑफ द एग्रीगेट के लिए कि मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर इतना है तो ये एग्रीगेट सुटेबल है फॉर यूज़, अदरवाइज ये सुटेबल नहीं है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आगे जो है ना आप ज़रा थोड़ा वेट करें, देखिए लो स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली इंडिकेट्स, यहाँ से जो है ना हमें पता चलता है अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है तो ये हमें एक जो है ना इंडिकेशन देता है कि हमारा एग्रीगेट पोरस है, हल्का है, पोर्स है इसमें, वाइड्स है, वीक है, कमज़ोर है, ऑब्जर्वेटिव मटेरियल है। पोरस है मीन्स पानी जज़ब करने वाला मटेरियल है हमारे साथ। ठीक है, तो लो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट का मतलब ये हुआ कि ये एग्रीगेट ठीक नहीं है। ठीक है, सुटेबल नहीं है। वेयर हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी इंडिकेट्स मटेरियल ऑफ गुड क्वालिटी। अगर मटेरियल स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा हो तो इट्स मीन्स कि ये अच्छी क्वालिटी का है, ये पोरस इसमें ये नॉन पोरस है, ये स्ट्रांग है हमारे साथ, ये नॉन ऑब्जर्वेटिव मटेरियल है। ठीक है, इसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेजर एग्रीगेट फॉल्स विद इन द रेंज ऑफ 2.6 to 2.9। अक्सर जो टेस्ट किया गया है एक्सपेरिमेंटली, जो फाइंड इसकी वैल्यू हो गई है वो क्या है, वो इसी रेंज के अंदर जो है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एग्रीगेट आता है। इसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यूज आर आल्सो यूज्ड व्हाइल डिजाइनिंग कंक्रीट। जब हम कंक्रीट की डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है, कंक्रीट ब्रिक्स की कि इतना जो है ना सीमेंट होना चाहिए, इतना फाइन एग्रीगेट, इतना कोर्स एग्रीगेट, इतना वाटर होना चाहिए, तो ये इसकी क्या है, ये किस्म की डिज़ाइनिंग होती है। तो वहाँ पर भी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे साथ क्या है, अच्छा बल्क डेंसिटी है। बल्क डेंसिटी क्या है, एक डेंसिटी होती है, एक बल्क डेंसिटी होती है। बल्क नाम से जाहिर है बल्क ह्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं डेंसिटी में क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम की बात सिर्फ होती है। यहाँ पे ये बल्क डेंसिटी में द वेट ऑफ द एग्रीगेट रिक्वायर्ड टू फिल ए कंटेनर ऑफ यूनिट वॉल्यूम। जो भी हम वॉल्यूम लेते
डेंसिटी में जो भी आप वॉल्यूम लेते हैं, इसमें जितना भी अमाउंट है, जो जितना भी मास है, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम अगर हम करते हैं तो हम कहते हैं कि ये डेंसिटी है। ओके, ये है डेंसिटी। लेकिन बल्क डेंसिटी क्या है? जितना वॉल्यूम आपने लिया है, यूनिट वॉल्यूम, तो उसको उसमें एग्रीगेट आपने जो है ना कंप्लीट उसी वॉल्यूम को आपने फिल किया हुआ है टॉप तक। तो उसी जो है ना कंप्लीट वॉल्यूम में अगर आपने उसी ही मटेरियल को डाला हुआ है और कंप्लीट उसी ही जो है ना मतलब उसका जो वेट आपके साथ आता है उसके वॉल्यूम पे अगर आप डिवाइड करें तो आपके साथ क्या आता है? बल्क डेंसिटी आती है। ठीक है, टोटल वेट ऑफ द एग्रीगेट, और वो एग्रीगेट जिसने टोटल वॉल्यूम जो यूनिट वॉल्यूम है हमारे साथ उसी वॉल्यूम को फिल किया हुआ हो, ठीक है, वो टोटल एग्रीगेट डिवाइड बाय इट्स होल वॉल्यूम। तो ये हमारे साथ क्या है? ये बल्क डेंसिटी है। और इसको हम केजी पर लीटर मतलब इसी ही में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, ये इसका यूनिट है। इसके अलावा बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स। बल्क डेंसिटी हमारे साथ इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, ये डिपेंड करता है 3 फैक्टर के ऊपर। आज आप लोगों का मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक है, आप लोगों को होमवर्क देने वाला हूँ, और वो क्या है? वो यही 3 फैक्टर्स है जो आप लोगों के सामने में ला रहा हूँ। आप लोगों ने इसको स्टडी करना है, इसके ऊपर सर्च करना है, इसको जो है ना अंडरस्टैंड करना है। इसके बाद आपने इसी ही वीडियो के कमेंट्स में आपने मुझे ये बताना है, क्या बताना है? डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, कि सर डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन से बल्क डेंसिटी के ऊपर ये इफेक्ट होता है। ठीक है, आपने ये बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन से बल्क डेंसिटी का क्या जो है ना बल्क डेंसिटी के ऊपर क्या असर होता है? बल्क डेंसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? आपने ये एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड फैक्टर, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ये भी एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आपने कमेंट्स में ये भी ज़रूर हर स्टूडेंट ने मुझे ये कमेंट्स में मुझे एक्सप्लेन करना है कि ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट से, एग्रीगेट की हम ग्रेडिंग करते हैं तो उससे जो है हमारे साथ बल्क डेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। थर्ड मेरा जो आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोगों का जो होमवर्क है वो क्या है? जो थर्ड फैक्टर है, शेप ऑफ द एग्रीगेट पार्टिकल्स। एग्रीगेट पार्टिकल्स का जो शेप होता है, डिफरेंट जो है ना शेप से जो वहाँ पे लिखे हुए थे, हमने एक्सप्लेन तो नहीं किए लेकिन आप खुद भी देख सकते हैं और उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो उसका जो है ना क्या इफेक्ट होता है हमारे बल्क डेंसिटी के ऊपर। इससे मतलब किस टाइप का अगर शेप है तो हमारी बल्क डेंसिटी अच्छी होगी, किस टाइप का अगर शेप हो तो इससे बल्क डेंसिटी में कमी आएगी। तो ये जो 3 फैक्टर्स है ये मैंने एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप खुद थोड़ा स्टडी कर ले। आपने ज़रूर जो है ना कमेंट्स में हर स्टूडेंट ने, मैं उसका जो है ना नाम भी मैंने देखना है, मैंने नोट करना है कि किस किस स्टूडेंट ने मुझे जो है इसका जवाब दिया हुआ है। ठीक है, मुझे रिप्लाई की है, तो मैं वेट कर रहा हूँ। आप ही मैं आप लोगों का वेट करूँगा, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कमेंट्स देखने हैं कि किस किस स्टूडेंट ने मुझे रिप्लाई की है कि डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन से क्या असर होता है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट से क्या असर होता है, शेप ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल से क्या असर होता है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा, ये कंप्लीट हो गया। और जो है ना इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ रहते हैं वो हमने नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करने हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।